हेलो हाय एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। दिस इज़ विशाल मसीह। सो आज हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड नाउ द लास्ट टॉपिक विच इज़ लेफ्ट, दैट इज़ अ ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन आपको पता है कि ये बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी थी अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तीनों इंपॉर्टेंट थी, जिसमें लास्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ अ पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या इसके फीचर्स हैं, कैसे इसको किया गया, इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, ऑल दोज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। फाइन, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू मेक द नोट्स। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन या डिफाइन ग्लोबलाइजेशन ब्रीफली। तो सिंपली यू कैन राइट ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद अदर इकोनॉमिक्स। बेसिकली आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या करती है, ट्रेड करती है। ठीक है, यहाँ से कोई गुड्स, फ्लो ऑफ गुड्स यहाँ इस कंट्री में जाएंगे, सेम वे इस कंट्री से भी जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इस कंट्री में आएंगी। तो डेफिनेटली उनमें क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, इसमें और इसमें मतलब कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ेगी, और डेफिनेटली दे विल बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एंड देयर विल वुड बी द इंटीग्रेशन, पॉजिटिव एंड हेल्दी इंटीग्रेशन between the countries. So this is called the globalization, when the two countries are integrating or just coordinating with each other for the purpose of trade, capital flow, technology, all those things, that is called the globalization. तो definitions के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसे अब दूसरा आपका है कि ये इसके मेन चैनल, मतलब कैसे इसको पॉसिबल बनाया गया ग्लोबलाइजेशन को। सबसे पहला है कि आपने क्या किया, ओपनिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। आपने क्या, वर्ल्ड ट्रेड को ओपन किया। बहुत सारे बैरियर्स होते थे। फॉर एग्जांपल इंडिया है, अगर इंडिया को यूएस से ट्रेड करना, तो बहुत सारे बैरियर्स होते थे, टैरिफ्स होते थे। ठीक है, ओके, तो वो सब चीज़ों को क्या किया, फ्री किया गया। ठीक है, ताकि क्या आ सके, इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द वर्ल्ड ट्रेड, ताकि वर्ल्ड ट्रेड को एक्सपेंड किया जा सके। और आपको ऑलरेडी पता है कि लिबरलाइजेशन भी, इसको लिबरलाइजेशन जो आपका पहला था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, इससे भी क्या हुआ, काफ़ी हद तक जो है ग्लोबलाइजेशन को हेल्प मिली। तो ग्लोबलाइजेशन से एक आप कह सकते हो कि अल्टीमेटली जो लिबरलाइजेशन है और प्राइवेटाइजेशन है, दैट लेड टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फाइन, ठीक है, तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर, और दूसरा काम ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जितने भी बैरियर्स है आपके इंटरनेशनल आपके इन्वेस्टमेंट में, वो सारे क्या हो गए, आपके रिमूव कर दिए गए। ठीक है, कि जैसे आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, पहले बहुत मुश्किल होता था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जाए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कोई इंडिया की कंपनी है, किसी दूसरी कंपनी में अपना जो है मार्केट सेटअप करना चाहती है, तो इसलिए बहुत मुश्किल होता था। ऐसी कोई दूसरी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में आना चाहती है, तो बहुत सारे बैरियर्स होते थे। ठीक है, 1991 से पहले। तो आफ्टर अडॉप्टिंग दिस पॉलिसी, इन सबको काफ़ी ईज़ किया गया और काफ़ी इंप्रूव किया गया। और दूसरी बात है, इसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी सारी एमएनसीज आई। ठीक है, एमएनसी होता है मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब बाहर की जो कंपनीज होती है हमारी कंट्री में आके उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। फाइन, सो दिस हेल्प लेड टू द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज फिर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी, उस कंट्री की टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में आएगी या पर्टिकुलर एक कंट्री में जाएगी, तो उससे क्या होगा, एक तरह का डिपेंडेंस बढ़ेगी, एंड दिस लेड टू द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। दे बेसिकली, ठीक है, तो दो आपके जो एक तरह के चीज़ें की गई। एक तो पहले का आपका वर्ल्ड ट्रेड को ओपन किया गया, कंट्रीज़ को इनक्रेज किया गया कि वो आपस में ट्रेड करें, और लिबरल किया गया मार्केट। ठीक है, और दूसरा बात है ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, या कैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में आई। दूसरा उन्होंने क्या किया, जो बैरियर थे आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में, वो रिमूव किए। ठीक है, ताकि जो आपका एमएनसी और एफडीआई है, एमएनसी और एफडीआई वो आके एक दूसरे की एफडीआई मतलब और एमएनसी हमारी कंट्री में आके बेसिकली काम कर सकें, या बेसिकली आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट ला सकें। ठीक है, देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब आपकी फॉरेन कंपनीज हमारी कंट्री में आती हैं। ठीक है, थ्रू द एमएनसीज, एमएनसी क्या है, कंपनीज। ठीक है, ये एमएनसी क्या है, एफडीआई लेके आती हैं। एमएनसी क्या है आपका, एफडीआई लेके आती हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन लेके आता है, आपका एमएनसीज लेके आती हैं। फाइन, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। सो अब देखिए आपका है नेक्स्ट इफेक्ट क्या हुआ इसके। देखिए, इफेक्ट बहुत हुआ। सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड हो गया। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड आपस में कंट्रीज ट्रेड करने लग गई। ठीक है, और वर्ल्ड ट्रेड अब इन द रिसेंट ईयर एंड इट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। फाइन, सेकंड है इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल, कि बाहर का पैसा आपका फ्लो होने लग गया, एक दूसरे की कंट्रीज़ में जाना लग गया। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज जो एमएनसीज थी, जो मतलब जैसे यूएस की कंपनीज, जापान की कंपनीज, वो आके डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपना मार्केट सेटअप करने लग गई, अपनी कंपनी सेटअप करने लग गई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लेके आने लग गई। इससे क्या हुआ, हमारा जो एक तरह का वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट हुआ। फाइन,
चलिए नेक्स्ट है आपका दैट इज़ इंक्रीज्ड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द कंट्री। आपस में कंट्रीज़ में डिपेंडेंस, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जब ट्रेड होगा तो सब आपस में कंट्रीज, मान लीजिए इससे ट्रेड, ये गुड्स ले रहे हैं, फिर ये इस कंट्री से ले रही है, ये इस कंट्री से ले रही है, तो देर एक तरह का कनेक्शन, एक तरह का नेटवर्क क्रिएट कर देगी आपका जो ग्लोबलाइजेशन है, एंड विच विल मेक द डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और आपको पता है जो यूनाइटेड नेशंस है, कहीं ना कहीं इनका ये बहुत एक तरह का प्लान था कि कंट्रीज़ को आपस में इतना उलझा दो, कि इतना डिपेंडेंट कर दो एक दूसरे की, कि वो वॉर के बारे सोचे ही ना। ठीक है, फाइन। तो काफ़ी हद तक उनका जो मकसद था वो पूरा हो गया। फिर है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जब आपस में ट्रेड होने लग गया तो डेफिनेटली जब एमएनसीज़ हैं, जो एमएनसीज़ आपकी हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज अगर हम आपकी कंट्री में आएंगी तो टेक्नोलॉजी लेके आएंगी। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी लेके आएंगी। उससे क्या होगा, जो डोमेस्टिक कंपनीज होगी उनको भी क्या होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी, एंड दे विल ऑल्सो प्रॉस्पर। तो आप ये पढ़ सकते हैं इस फीचर में क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन हैज़ ब्रॉट द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, लेकिन आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन अच्छी टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में आने लग गई। नेक्स्ट है आपका एमर्जेंस ऑफ द वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, वर्ल्ड मार्केट क्रिएट हुआ, वर्ल्ड वाइड मार्केट बन गया। ठीक है, ओके, सो एक तरह का रेंज ऑफ गुड्स बन गए आपके लिए। अब आपके पास बहुत सारी चॉइस हो गई गुड्स के लिए। ठीक है, आपका बेसिकली मार्केट बहुत जो बढ़ गया। ठीक है, आपको कोई भी एक चीज़ चाहिए तो आपको डोमेस्टिक गुड्स भी हैं आपके पास, फॉरेन गुड्स भी हैं, तो बेसिकली द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स हैज़ इंक्रीज्ड। देन नेक्स्ट इज़ इंक्रीज्ड इन्फॉर्मेशन फ्लो। तो एक तरह का कम्युनिकेशन बहुत इंक्रीज हुआ डेफिनेटली, जब कंट्रीज आपस में लोग, मतलब इंडिया का जो पर्सन है स्टार्टेड गोइंग द फॉरेन कंट्रीज टू वर्क, तो आपस में इनका कनेक्शन जो है आपस में इंक्रीज हुआ, एंड विच विल लेड टू द हेल्प ऑफ द ग्लोबल रेवोल्यूशन, द ग्लोबल मास मीडिया। ठीक है, आपके जो है इंफॉर्मेशन की फ्लो की होने की वजह से जो ग्लोबल मास मीडिया है उसमें क्या हुआ, एक रेवोल्यूशन हुआ। पीपल started sharing the information with each other, and that led to the that was the, you can say, a very good effect of the globalization. नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ऑब्वियसली बात है, जब आपकी एमएनसी, देखिए एमएनसी क्या लेके आएंगी, एफडीआई लेके आएंगी। एफडीआई क्या है आपका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि बाहर की कंपनीज जो कि जिनको एमएनसी बोला जाता है, तो वो एफडीआई हमारी कंट्री में लेके आई। ठीक है, या किसी कंट्री में लेके आएंगी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुई, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी हुई, या किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी होती है। ठीक है, अभी हम इंडिया के कंटेक्स्ट से नहीं पढ़ रहे, लेकिन यही फीचर्स हैं जो कि सेम टू सेम आप लिख सकते हैं कि इंडिया में भी बेनिफिट ये सब हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्ट्स। ऑब्वियसली बात है कि एक तरह की बॉन्डिंग बढ़ी, कल्चरल बैरियर्स रिड्यूस हुए। ठीक है, लोगों ने जाके एक दूसरे, जब फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, इंडिया को कोई पर्सन जाके यूएस में जाके सेटल हो रहा था, कनाडा में जाके सेटल होने लग गए, तो बेसिकली क्या हुआ, कल्चरल बॉन्डिंग हुई लोगों में। ठीक है, एक तरह का एक क्या कह सकते हो, एक ये जो कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस थे, ओके, उनमें जो बॉन्डिंग्स थी वो बढ़ी। ठीक है, विच ब्रॉड द मैनी पीपल टुगेदर, और ये पूरे जो है एक पूरे वर्ल्ड को एक कम्युनिटी बना दिया ग्लोबलाइजेशन ने। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखिए, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट आर द दिक्कत क्या है, इसमें कुछ दिक्कत भी हो सकती है। एक तरह का मिक्स्ड आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट होती है इसमें से, ये भी कुछ इसका कहते हैं ना, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन के भी कुछ नुकसान हैं। तो सबसे पहला है द सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इज दैट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव बिकम वनरेबल टू द डेवलपमेंट आउटसाइड देयर बॉर्डर्स। तो कहीं ना कहीं एक तरह का डिपेंडेंस क्रिएट करती है। ठीक है, मान लीजिए डिपेंडेंस, अब मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाएगी किसी कंट्री में, लेट सपोज हमारी, मान लीजिए इंडिया है ये। ठीक है, अगर इंडिया का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस अगर आपका यूएस पे हो गया और कल के दिन यूएस का मार्केट कोलैप्स हो जाता, तो इंडिया का मार्केट भी डूबेगा। ठीक है, आपको पता है, अब देखिए, अब ऐसे ही होता है, अगर रिसेशन होता है तो आपके पूरे एक कंट्री से शुरू होता है, पूरे कंट्रीज़ में चला जाता है। अगर चाइना, देखिए चाइना से कोविड-19 की वजह से जो चाइना में जो रिसेशन स्टार्ट हुआ, या आप कह सकते हो उनके इकोनॉमिक जो काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, तो धीरे धीरे उसने पूरा वर्ल्ड की इकॉनमी को उसने क्या किया, अपने उसमें अम्ब्रेला में ले लिया, और एंड एवरी इकॉनमी सफर्ड राइट नाउ। एंड इंडिया इस यू कैन से Q1 का जो इंडिया का रिजल्ट आया था इस फाइनेंशियल ईयर का 2021 का, वो सबसे बेकार रहा है वर्ल्ड में, एंड वी वर -23.4 समथिंग लाइक दैट ग्रोथ रेट थी हमारी। सो -24% के आसपास ग्रोथ रेट थी, जो कि बहुत बहुत बेकार थी। ठीक है, तो एक तरह का ये हो सकता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली आप क्या हो सकते हो, दूसरे पे डिपेंडेंट हो सकते हो। ओके, बिकॉज इफ़ यू विल मोर डिपेंडेंट ऑन अदर, तो क्या हो सकता है कि जब फ्लक्चुएशन होगी उस कंट्री में, ठीक है, तो आपकी कंट्री में भी क्या होगा, वो फेस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको देख सकते 2008 का है, आपको यूएसए में 2008 में जो है बहुत ज़्यादा बड़ा रिसेशन आया था, जिसमें इंडिया को भी काफ़ी हद तक क्या करना पड़ा था, यू कैन से हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, बट उतना नहीं हुआ था जितना इस समय हुआ है कोविड-19 की वजह से। फाइन,
नेक्स्ट है आपका हमारा दूसरा बड़ा जो है एक ड्रॉबैक है वो आपका ग्लोबलाइजेशन का, वो है वोलेटिलिटी इन द मार्केट। मीन्स बहुत तरह का फ्लक्चुएशन होता है। द चैलेंजेस लाइक इनइक्वालिटीज अक्रॉस द नेशंस, ऐसा भी होता है कई ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई नेशंस तो बहुत डेवलप कर जाते हैं और कई का जो फाइनेंशियल मार्केट है या कई कई डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ता है। इवन द इन्वायरमेंट इशूज़ भी बहुत देखने को मिलते हैं। फाइन, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकॉनमी, कि इंडियन इकॉनमी में ग्लोबलाइजेशन कैसे पॉसिबल हुआ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, ठीक है, आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो LPG आपको पता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा आपका ग्लोबलाइजेशन है। तो इन दोनों ने जो L और आपका जो P है, इन दोनों ने बहुत हेल्प की आपका ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस है उसको सही से एक तरह का क्या करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए। फाइन, अगर ये दो प्रोसेस आपके नहीं होते तो ग्लोबलाइजेशन इतना सक्सेसफुल नहीं होता हमारी कंट्री में। ठीक है, तो आपको जैसा पता है कि 1991 में हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है प्रोसेस है या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर हमने इसे अडॉप्ट कर लिया था, एंड वी हैव स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग विद द फॉरेन कंट्रीज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इशूज़। तो सबसे पहले क्या हुआ, देखिए एक्सचेंज रेट, ठीक है, एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स आए। ठीक है, एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स मतलब क्या होता है, देखिए उससे पहले क्या होता था 1993 या 1990 एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से पहले जो हमारी जो करेंसी थी वो फिक्स रहती थी। मतलब हमने फिक्स करी होती थी कि $1 के लिए आपको आप हम सिर्फ कितना देंगे, आपको मान लीजिए 21 रुपीज़ ही देंगे। ठीक है, लेकिन जो इस समय हम बात करें तो हमारी फ्लक्चुएट करती है। दो हमारी जो करेंसी वीक है, लेकिन क्या है हमारी करेंसी फ्लक्चुएट करती है, फ्लेक्सिबल है, मतलब रोज़ चेंज होती है। पहले क्या होती थी, फिक्स रहती थी। तो आपका जो 1991 के बाद हमारी कंट्री ने क्या किया, इसको जो फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज रेट होती थी कि हमने फिक्स किया होता था कि अगर आप हमसे फॉरेन ट्रेड करेंगे बाहर की कंट्री से तो हम आपको $1 के लिए हम आपको 21 रुपये ही देंगे, या बेसिकली जो भी इन्होंने सेट किया होता था। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स आए। नाउ हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, देखिए पहले क्या होता था, यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होती थी, मैंने आपको बता दिया। नाउ वी आर यूजिंग द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, या जिसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है। ठीक है, ओके, अब क्या होता है, हमारा जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं होता, अब हमारा क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट है वो पूरा पूरा जो मार्केट डिटरमाइन करता है। फाइन, चलिए, और इसमें एक चीज़ और है, देखिए ये भी है कि क्या हुआ था कि द पॉलिसी ऑफ द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइन इन द नेशनल मार्केट विदाउट द ऑफिशियल इंटरवेंशन। देखिए मैंने क्या साफ साफ अभी बोल दिया कि अब जो है आपकी जो एक्सचेंज रेट है बिना किसी इंटरवेंशन के चलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसे आप 12th में बहुत अच्छे से डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हमारी क्या होती थी, देखिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होती थी, पहले हमारी क्या होती थी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होती थी। अब हमारी क्या है, फ्री है। नाउ देयर इज अ फ्री विदाउट द इंटरवेंशन, ठीक है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द बेस ऑफ द गवर्नमेंट। फाइन, ओके, सो दिस वाज द बेसिकली मेन एक्सचेंज रेट, हमारे जो एक्सचेंज रेट रिफॉर्म है हमारी कंट्री में लाई गई थी। दूसरा था देखिए कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द इंडियन रुपी। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी मतलब होता है कि जब आप मान लो आपको ट्रेड करना है किसी, ये आपकी एक कंपनी, होम कंपनी है और ये आपकी कोई फॉरेन कंपनी है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रेड करना है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज़ को, किस में, डॉलर्स में। तो रुपीज़ को किस में कन्वर्ट करना है, डॉलर्स में। तो पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था, पार्शियल क्या किया होता था, कन्वर्टिबल लगाया होता था। मीन्स देयर वॉज ओनली द पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। मतलब आप फॉर एग्जांपल आपको 100 करोड़ का आपको वो करना है तो आप 100 करोड़ टोटल आप चेंज नहीं करा सकते, कुछ ही उसका अमाउंट जो है चेंज करा सकते हैं। ऐसा क्यों करती थी गवर्नमेंट, ताकि जो फॉरेन ट्रेड पे कंट्रोल किया जा सके। तो देयर वॉज अ पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, ओके, सो आपका क्या है, मैंने आपको बोल दिया जो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है वो क्या कवर करती है, बस आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होते हैं कि जो छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन अगर आपको करना है क्योंकि आपको हैवी कैपिटल चाहिए, तो हैवी कैपिटल जो है रुपीज़ में चेंज ही नहीं हो पाता था। ठीक है, डॉलर्स में चेंज ही नहीं हो पाता था, उसे बोलते हैं कन्वर्टिबल। क्योंकि जब आपको बाहर की किसी कंट्री से ट्रेड करना होता है तो बेसिकली आपको कन्वर्ट करना होता है रुपीज़ से डॉलर्स में। अब हुआ क्या, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी करती थी। अब पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी मतलब सारा जो टोटल आपका जितना भी ट्रांजैक्शन है आप नहीं पूरा का पूरा आप नहीं कन्वर्ट करा सकते, या पूरा कन्वर्ट नहीं हो सकता जितना। तो उससे क्या होता था कि जब हैवी जो बड़ा अमाउंट होता था वो कभी कन्वर्ट ही नहीं हो पाता था। मतलब आप अगर रुपीज़ में आपको डॉलर्स के, अगर मान लीजिए 500 करोड़ खरीदने डॉलर्स, आपको डॉलर्स या मतलब 500 करोड़ रुपीज़ के आपको अगर डॉलर्स खरीदने हैं या बहुत हैवी अमाउंट में अगर आपको डॉलर्स खरीदने होते थे तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी। ठीक है, आपकी कन्वर्टिबिलिटी नहीं थी, सिर्फ यहाँ पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी होती थी। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने
इसलिए द गवर्नमेंट ने उसको चीज़ को हटाया, ठीक है, क्योंकि वो हमारे सिर्फ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब छोटे ट्रांजैक्शन, छोटे अमाउंट के, ठीक है। इसे और डीपली आप 12th में पढ़ेंगे, आप अभी के लिए समझ लीजिए करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होते हैं जो छोटे मोटे काम रोज़मर्रा के लिए जो खर्चे होते हैं वही करा, यहाँ छोटे मोटे डील्स ही हो पाती थी, ठीक है। कैपिटल मतलब कैपिटल देखिए बड़ा चीज़ होता है, मतलब कैपिटल ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाते थे, ठीक है। तो वो चीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको हटाया, ठीक है, उसे फेस्ड मैनर से उसे क्या किया, लिफ्ट किया वो सारे रिस्ट्रिक्शंस को, ताकि क्या हो सके, और उसे रिलैक्स किया ताकि ट्रेड इजीली हो पाए। नेक्स्ट है हमारा इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। देखिए इंपोर्ट लिबरलाइजेशन क्या होता है कि इंडिया इज कमिटेड टू रिड्यूस, बेसिकली आपके जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे आपने इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ्स, इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि आपको क्या करते थे, आप क्या करते थे, जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे, रेगुलेट करते थे 1991 से पहले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ा। आईएमएफ ने फिर कुछ फीचर हमारे लिए, कुछ शर्तें रखी, जिस जो शर्तें थी हमारी इंपोर्ट को लिबरल करना था बेसिकली हमने, ठीक है। हमें क्या करना था, जितने भी इंपोर्ट लाइसेंसिंग है उसको डिसमेंटल करना था, ठीक है। जितने भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे वो हटाने थे, क्योंकि ये हमारा एग्रीमेंट था, ध्यान रखिए ये डब्ल्यूटीओ से एग्रीमेंट था, जब हमने 1991 से, जब हमने आईएमएफ से, जो कि पार्ट ऑफ द आपकी यूएन है और डब्ल्यूटीओ भी आपकी यूएन है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा था, कुछ करना पड़ा था, कुछ एग्रीमेंट्स करने पड़े थे, या कह सकते हैं कुछ एक तरह का डील करनी पड़ी थी डब्ल्यूटीओ से, ताकि हमें जो फंड है, जो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी उस समय, उससे उभरने के लिए, ठीक है। जो पैसे हमें दिए उन्होंने उन्होंने कुछ हमारे सामने क्या रखे, एग्रीमेंट्स या क्या कह सकते हैं, कुछ शर्तें रखी बेसिकली, तो वो उसके तहत, और गवर्नमेंट और हमारी कंट्री खुद भी चाहती थी कहीं ना कहीं अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो वो चीज़ भी पॉसिबल हो पाई इसलिए। तो हमने क्या किया, एक तो सबसे पहले इंपोर्ट लाइसेंसिंग को डिसमेंटल किया, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे हमारे ऊपर बहुत सारे लगा रखे थे, हमने वो एबॉलिश किए। फिर इंपोर्ट ड्यूटी, मैं आपको बता रखा था कि आपकी ड्यूटीज़, अगर आपको कुछ इंपोर्ट करना है अपनी कंट्री में, उसकी भी ड्यूटी बहुत हाई होती थी। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, किसी दूसरी कंट्री को भेजना है, उसकी भी ड्यूटी हाई होती थी। तो उसकी वजह से क्या होता था, जो फॉरेन ट्रेड होता था वो डिसमेंटल अच्छे से नहीं हो पाता था। तो इसकी वजह से वो, अब ग्लोबलाइजेशन आपको करनी है तो बेसिकली आपको फॉरेन ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए आपने जो ड्यूटीज़ थी इंपोर्ट एंड इंपोर्ट पे, वो हैविली आपने शार्पली उसे डिक्लाइन किया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 77% होती थी 92 में, फिर 31% 96 में, और आपकी 2011-12 में 17% ये आ गई, ठीक है। बहुत कम कर दिया हम, और कम करते जा रहे हैं। नेक्स्ट हुआ हमारा जो फ़ायदा हुआ हमारी कंट्री में, दैट वाज अ ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, या ग्लोबलाइजेशन जिससे पॉसिबल हुई, दैट वाज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब बाहर की कंपनीज, जब फॉरेन कंपनीज हमारी कंट्री में आके क्या करती हैं, कंपनीज अपने प्लांट्स खोलती हैं, इंडस्ट्रीज खोलती हैं, बेसिकली इन्वेस्टमेंट करती हैं, ठीक है, बाय थ्रू द एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल कंपनी जब इन कंट्री से उठ के जब हमारी कंट्री में आती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, बेसिकली बिजनेस करती हैं, तो उसे बोलते हैं हम एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो वो हमारा काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, ड्यू टू विच इट हेल्प्ड द गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट इज़, यू कैन से कमिटेड। उसके बाद गवर्नमेंट कमिटेड हुई, एंड रिसेंट नाउ ऑल्सो गवर्नमेंट इज़ कमिटेड, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो बेटर टेक्नोलॉजी आती है, मॉडर्नाइजेशन होती है, गुड्स एंड सर्विसेज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, ठीक है। सो देर इज़ सो मच पॉसिबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। तो आप इसे कुछ 4 से 5 फीचर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा देख सकते हैं कि लीड्स टू द हायर एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, हायर कॉम्पिटिशन होता है, अच्छा इंडस्ट्रियल सेटअप होता है, ऑल दोज थिंग्स, फाइन। और इसके अंडर गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, एक तरह का एक लैंड ही होती है, एक तरह का पर्टिकुलर एरिया डिफाइन कर देती है, कि जहाँ पे अगर कोई कंपनी सेटअप होगी तो उन्हें बहुत सारे रिलीफ दिए जाते हैं, उन्हें टैक्सेस उनसे कम लिए जाते हैं, उनके जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस उनसे कम होते हैं, उनके लेबर लॉस में उनको क्या है बड़ा फ्री रखा जाता है। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, SEZ में प्रोवाइड करती है। तो इसके अंडर बहुत सारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, ठीक है। और काफ़ी आपके सेक्टर्स में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने 100% FDI को अलाउ कर दिया, कि इस कंपनी में अगर कोई कंपनी बाहर की इस सेक्टर में आना चाहती है तो उसे क्या कर सकते हैं, वो 100% आके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो ये दिस थिंग्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। इसके कुछ और भी पढ़ सकते हैं, बेसिकली मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा दी है, ठीक है, ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ आपका फॉरेन टेक्नोलॉजी,
ठीक है। और इससे ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, हमारा जो फॉरेन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से ग्रो हुई विद अ व्यू पॉइंट ऑफ द टू इनक्रेज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी। उससे वजह से उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है बहुत अच्छे से हो पाया। ठीक है, यहाँ कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को पुश मिला हमारी कंट्री में। फाइन, ठीक है। चलिए, अब ये हुआ हमारे हमारी कंट्री पे इफेक्ट्स क्या क्या हुए। व्हाट वर द इफेक्ट्स? सबसे पहले क्या हुआ, इनफ्लो ऑफ द एमएनसी। मैंने ऑलरेडी बता दिया, बहुत सारी जो एमएनसीज थी, मल्टीनेशनल कंपनी, मीन्स जो दूसरे देशों की कंपनी थी हमारी कंट्रीज में आई, जैसे फार्मेटिकल, टेक्सटाइल, सीमेंट इंडस्ट्रीज। और जब वो आए उन्होंने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एंड दैट विल हेल्प द बेनिफिट और दैट विल हेल्प द इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। फिर क्या हुआ, एमरजेंस ऑफ आईटी एंड बीपीओ सेक्टर्स। बहुत सारे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बीपीओ क्या होता है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। बेसिकली जो आपके कस्टमर केयर सेंटर्स है ना, वो सारे आपके बीपीओ होते हैं। ठीक है, तो वो सारी बाहर की बहुत सारी कंपनीज हमारी कंट्री में आने लगी, क्योंकि हम यूएसए की कंपनी, यूरोप की कंपनी, क्योंकि हम इंडिया में लेबर चीप था, इंडिया में पॉपुलेशन हाई थी। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो आउटसोर्सिंग है बेसिकली वो हमारी कंट्री से शुरू कर दी। ठीक है, उसकी वजह से हमारा क्या, जो हमारा आईटी है, बीपीओ सेक्टर है, काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। नेक्स्ट हमें एडवांस टेक्नोलॉजी मिली। दैट इज़ ऑब्वियसली बात है, जब बाहर की कोई कंपनीज आएंगी। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं, एक एग्जांपल बताऊंगा, मारुति सुजुकी। जो मारुति थी वो इंडियन कंपनी थी, सुजुकी थी जो आपकी जापानीज़ कंपनी आई थिंक, जो बाहर की कंपनी है बेसिकली। तो वो आई, उन्होंने क्या किया, एक अच्छी टेक्नोलॉजी दी आपको। ठीक है, ऐसी हीरो होंडा, ओके, हीरो एंड आपकी होंडा। ठीक है, वो जब इन दोनों ने जो मर्ज किया, बेसिक अब तो अलग हो गए हैं, लेकिन पहले काफ़ी साल तक इन्होंने मर्ज में, देवर मर्ज्ड सेक्टर एंड देवर प्रोड्यूसिंग द मैनी बाइक्स टुगेदर, बट अब अलग अलग हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आया हमारी कंट्री में, ताकि हीरो भी डेवलप हुआ। और देखिए इस समय हीरो ज़्यादा बेटर कर रहा है, ओके, बाकी सारी कंपनियों से। उसके बाद क्या हुआ, हमारा प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू स्किल्ड मैन पावर। बहुत सारे जो स्किल्ड मैन पावर है उसे एम्प्लॉयमेंट मिली। ठीक है, और डेफिनेटली आपकी कंपनी में, जब आपकी कंट्री में जब बहुत सारी कंपनीज आएंगी तो लोग क्या हो जाएंगे, अब उसमें एम्प्लॉय हो जाएंगे, एंड डेफिनेटली दे विल स्टार्ट गेटिंग द जॉब्स। ठीक है, फाइन। और आप देखिए, सेटिंग ऑफ द इकोनॉमिक जोन, बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये एरिया होता है। अगर यहाँ पर कोई भी, जितनी भी कंपनीज होंगी ना, मान लीजिए 600 एकड़, 500 एकड़, जितने भी, यहाँ फिर हो सकता है 2 एकड़, 3 एकड़, जितने भी मतलब सेक्टर गवर्नमेंट डिफाइन करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसमें बहुत सारे रिलीफ दिए जाते हैं कंपनी को, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, ताकि क्या हो सके, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ हो सके, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सके। ठीक है, क्योंकि अगर आसपास वो SEZ का इलाका कभी देखना, कभी आप जाना, SEZ आप देख सकते हैं आसपास, गूगल करके अगर आसपास है, तो वहाँ के आसपास जो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। ठीक है, बहुत डेवलप करता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, एजुकेशन सेक्टर अच्छा होता है, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अच्छा हो जाता है बेसिकली। ठीक है, देन इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर इमर्जिंग एज ग्लोबल। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा जो इंडियन इंडस्ट्रीज इतनी ग्रो करी। ठीक है, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गया। अभी रिलायंस तो आप देख सकते कितना ज़्यादा हमारा उसका मार्केट, जो कैपिटल मार्केट वैल्यूएशन है, वो $200 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। दैट इज़ वेरी वेरी हाई। ठीक है, ऐसी स्टील इंडस्ट्री, हम चौथे नंबर पे जो है, जो स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारी बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी, मतलब अब थोड़ा सा पीछे 2-3 सालों से हमारी नीचे जा रही है हमारी इकॉनमी, लेकिन इसकी वजह से ये सब बेनिफिट्स हुए हमें। ठीक है, लेकिन अब देखिए कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी जो इंडिया को देखने पड़े। इंडिया, ये आपके क्या है, आपके क्या है, एक तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स है जो इंडिया के। इससे ऊपर क्या थे, सारे पॉजिटिव इफेक्ट थे। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका डायरेक्टली यहाँ पे बन जाता है, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इंडस्ट्री। अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, कि क्या क्वेश्चन है कि आपका जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या नेगेटिव इफेक्ट्स जो हमारी कंट्री को देखने को मिले। तो ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले आपका कंपटीशन फ्रॉम द फॉरेन कंपनीज। बहुत सारा जो इंडियन कंपनीज को बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिला, क्योंकि जो इंडियन कंपनीज थी वो इतना टेक्नोलॉजिकली इक्विप नहीं थी। और जब ये कंपनीज आई तो सारी कंपनीज इनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाई। ठीक है, ये जो जितनी भी कंपनीज ये जो आई आपके इंडिया में, तो ये जो कंपनीज थी आपस में कॉम्पीट नहीं कर पाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड थे, और दे वर हैविंग द ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एंड समवेयर दे वर गेटिंग अ वेरी गुड मार्केट इन द कंट्री ऑल्सो। सो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो हमारे डोमेस्टिक है, बहुत सारे यूनिट्स हमारे डोमेस्टिक कंट्रीज बंद हो गए। ठीक है, तो इंडियन इंडस्ट्रीज लॉस्ट टू एमएनसी। आपने देखा होगा, कई ऐसे बात नहीं, कई इन्होंने इंप्रूव भी किया बहुत इंडस्ट्रीज़ ने, जो उनके साथ compete कर पाए, जो उनके साथ मर्ज कर पाए, बेसिकली जो कंडीशंस के हिसाब से जो अपने आप को चेंज कर पाए, जो डायनेमिक थे नेचर में, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या किया, ग्रो किया। लेकिन कई लोगों ने बहुत ज़्यादा उनका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, या आइदर वो कंपनीज बंद ही हो गई। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर्स डेफिनेटली फॉरेन गुड्स ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि वो सस्ते थे और क्वालिटी उनकी बेटर थी। ठीक है,
चलिए, और इसकी वजह से जो लॉस है वो बहुत देखने को कम मिले, बहुत ज़्यादा देखने को सॉरी मिले, जॉब्स थे बहुत ज़्यादा लूज होने लग गई। अनदर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, सॉरी ये आपका, ठीक है, आई एम जस्ट ओके, आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा आप, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या है कि बहुत सारी जो जॉब्स थी आपकी बेसिकली, ठीक है, आपकी जो जॉब्स थी वो बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने को मिले, आपके जो लेबर्स थे वो रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारा कैपिटल आया। कैपिटल जब आएगा तो बेटा क्या होगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आएंगी, ठीक है। जब इंडस्ट्रीज आएंगी आपकी तो क्या होगा, बहुत सारी जब इंडस्ट्रीज आ जाएंगी तो व्हाट विल हैपन, द कैपेसिटी जो एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी है वो सारी बहुत कम हो जाएंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन स्टील ने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की, और बहुत सारे जो सेक्टर्स आप देख सकते हैं कि टॉयस, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बैटरी, ये सब चीज़ों में बहुत सारा क्या हुआ कि गवर्नमेंट को या पीपल लोगों को क्या हुआ कि एक तरह का क्या कर सकते हैं कि लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखने को मिला, ठीक है। तो ये सब आप फीचर्स पढ़ सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एक थर्ड वाला पॉइंट ये भी है आपका कि क्या हुआ था, टेक ओवर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज़ की, बहुत सारी जो डोमेस्टिक कंपनीज थी बहुत सब उनको नुकसान हुआ, एंड ड्यू टू द फॉरेन जो शेयर होल्डर्स थे वो इंक्रीज़ हुए, एंड ड्यू टू द जो इंडियन कंपनीज है उनका जो शेयर्स थे, जो शेयर होल्डिंग थी वो फॉरेन कंपनी के पास जाने लगे, क्योंकि धीरे धीरे जो फॉरेन कंपनीज थी ना आपकी, वो क्या करते हैं, इंडियन कंपनीज़ को खरीदने लग गई, इंडियन कंपनीज़ को खरीदने लग गई, उनका शेयर खरीदने लग गई। तो धीरे धीरे आप कह सकते हो कि जो इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज़ थी वो भी काफ़ी कंपनीज़ जो है इसकी वजह से वीक हुई, ठीक है। चलिए, ओके, तो आई होप नाउ इट्स क्लियर। तो हमने ऑलरेडी सारा कुछ कर लिया है। एलपीजी देखिए, हमने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो आपका लिबरलाइजेशन, पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट वाला टॉपिक आप ये पढ़ सकते हैं कि चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द लिबरलाइजेशन, की हाइयर ग्रोथ रेट क्या हुआ। तो लिबरलाइजेशन की वजह से जो इंडिया में इफेक्ट हुआ बेसिकली आप पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे क्या क्या हुआ, चेंजेस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल इनकम हुआ, सेविंग बढ़ी हमारी, ठीक है, सॉरी, हमारी जो सेविंग इंक्रीज़ हुई, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई, हायर ग्रोथ रेट ऑफ फॉरेन ट्रेड हुआ। तो ये डाटा आप देख सकते हैं, डाटा लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो हमारे जो लिबरलाइजेशन के बाद हमारा जो क्या क्या इफेक्ट हुआ, तो ये देख सकते हैं 1991 से 1996 में देखिए क्या क्या चेंजेस हुए। जो ग्रोथ रेट थी वो हमारी 5% थी, फिर 8 हो गई, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, जो हम इंडियन इकोनॉमी को हम नापते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, तो आप सब देखते हैं सारे ही हमारी जो है अच्छी कंडीशन में हुए, सभी डेवलप किए। तो ये फ़ायदे थे इसको, तो ये आपका स्टैट्स आप थोड़े बहुत इसके पॉइंट्स याद रख सकते हो। तो आई होप नाउ आपको सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक तरह का ये ज़रूर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो इंडियन इकॉनमी में वो इसके बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है या 1991 में क्या चेंजेस आए, एक एक्सेलरेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल इनकम। तो ऊपर मैं ऑलरेडी हमने ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है। बस आपको क्या है, तो बस इसमें डाटा याद रखना है, आपको हर चीज़ जो डाटा के साथ एक्सप्लेन करना है कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन कंपनीज, हमने इंडियन कंपनीज थी जो कि बाहर इन्वेस्टमेंट करने लग गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि इतना डिफिकल्ट होगा आपके लिए कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई इसका डाटा दे देना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ गई उसका डाटा दे देना, कि नेशनल इनकम कितनी बड़ी, नेशनल इनकम मतलब हमारी जीडीपी हमारी कितनी इंक्रीज़ हुई है ना, इस समय हमारी 3.1 ट्रिलियन है, ओके। अब 2024 तक हमने सोचा कि ये कितनी हो जाएगी, 5 ट्रिलियन के आसपास, ठीक है। तो होगी नहीं होगी वो अलग बात है, तो हमने लेकिन सोच रखा है, ठीक है। तो हमारी जो रेट ऑफ सेविंग इंक्रीज़ हुई, तो ये पॉइंट्स आप याद सकते हैं, और इसमें से डाटा, ये जो पॉइंट्स आप इसमें से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।